जी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। तो हम अपना सेकंड चैप्टर पढ़ रहे थे प्राणियों में पोषण, और इसमें हम अब आज बात करेंगे जीभ की, जो मुख में या मुख गुहिका में पाई जाती हैं। तो हमने पहले बात कर ली दांतों की, अब जीभ की बात करते हैं। तो जीभ जो होती हैं, जीभ वो किस प्रकार की होती हैं? जीभ एक मांसपेशीय अंग है, यानी मांस से बना हुआ पेशीय अंग है। उसमें पेशियाँ होती है, इसको आगे पीछे दाएं बाएं हम जीभ को कैसे भी घुमा सकते हैं ना। तो जीभ एक मांसपेशीय अंग है जो पीछे की ओर मुख गुहिका के अधर तल से जुड़ी होती हैं। मुख गुहिका हमारा जो मुंह है उसके अधर तल, पीछे वाले तल से जुड़ी रहती हैं। आगे वाला भाग तो किसी भी दिशा में मुड़ सकता है, लेकिन पीछे वाला भाग है वो मुख गुहिका के तल से जुड़ा रहता है। तो इस प्रकार जीभ जो होती हैं वह क्या होती हैं? हमारे भोजन में लार को मिक्स करने में सहायता करती हैं, इसके अलावा निगलने में सहायता करती है भोजन को, और जीभ द्वारा हमें स्वाद का पता चलता है कि कोई भी खाना या कोई भी वस्तु खट्टी है कि मीठी है, कड़वी है, कैसी है। तो जीभ की बात करें तो आप लिखेंगे, पहले एक बार देख लो जीभ होती कैसी है। ये होती है जीभ, मान लो आपकी ये जीभ है, ये जीभ है, ठीक है। यहाँ पर क्या होती है? स्वाद कलिकाएं, ठीक है। ये स्वाद का पता लगाती है, ये आगे, ठीक है बेटा। ये स्वाद कलिकाएं होती हैं यहाँ पे, जो स्वाद का पता लगाती है कि खाना कैसा है, मीठा है कि खट्टा है कि तीखा है कि नमकीन है, कड़वा है, कैसा है। ये देखो जीभ का आगे वाला भाग ये हो गया। ये भाग क्या होता है? स्वतंत्र नहीं, इसको किसी भी जगह मोड़ सकते हैं। जीभ को कैसे भी आगे पीछे दाएं बाएं घुमाया जा सकता है। लेकिन पीछे वाला भाग ये जीभ का है ना, ये मुख गुहिका होगी। मान लो ये मुंह है, मुंह के अंदर जीभ हो गई, तो ये पीछे वाला भाग ये मुख गुहिका के यहाँ तल से जुड़ा रहता है, यहाँ से जीभ जुड़ी रहती है। इस भाग को हम मोड़ नहीं सकते। तो आगे वाला भाग ये स्वतंत्र होता है, और पीछे वाला भाग ये मुख गुहिका के अधर तल से, पीछे वाले तल से जुड़ा रहता है। मुख गुहिका के अधर तल से जुड़ा भाग, अधर तल से जुड़ा भाग, ये होती यहाँ पे ये स्वाद कलिकाएं, जिनसे स्वाद का पता चलता है कि भोजन या कोई भी वस्तु खट्टी है, मीठी है, कैसी है, उसका पता चलता है। तो आपको एक बात बता दूं कि आगे वाला जो जीभ का आगे वाला भाग होता है, इससे मीठे का पता चलता है। अगर कोई चीज़ मीठी है तो जीभ के आगे वाले भाग यहाँ रखते ही आपको पता चल जाएगा कि वो मीठी है। कैसी है? मीठी। तो मीठी का पता चलता है आगे वाले भाग से, और कड़वे का पता चलता है पीछे वाले भाग से। ये पीछे वाला, ये देख लो यहाँ पे, ये और ये दोनों पीछे है ना सबसे लास्ट में, इन दोनों भागों से पता चलता है कड़वे का। कोई वस्तु अगर कड़वी है ना, जैसे हम कोई टैबलेट खाते हैं तो टैबलेट हम मुंह में आगे ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे वो नीचे उतरने वाली होगी, पिच थोड़ी सी पिच जाएगी तो वो हमको कड़वी लगती है। या नीम की पत्तियां खा लो तो वो हमें कड़वी लगती है। पहले जीभ पे रखो, कड़वी नहीं लगेगी। थोड़ा सा आगे जाएगी तो पीछे जाते ही तो पीछे वाले भाग ये जो होते हैं ना, यहाँ पे ये कलिका, ये स्वाद कलिका पीछे वाली, ये कड़वी चीज़ का पता लगाती है, कड़वे स्वाद का पता लगाती है। तो आगे वाली मीठी, पीछे वाली कड़वी होगी, साइड वाली खट्टी। ये जो स्वाद कलिका है ना, ये खट्टी चीज़ का पता लगाती है। अगर कोई चीज़ खट्टी है तो वो ये साइड में, जो इस साइड और इस साइड ये स्वाद कलिकाएं होती है, वो खट्टी चीज़ का पता लगाती है। तो और सब ये बीच वाली भाग है ना, ये नमकीन का, जैसे कोई चीज़ नमकीन है, नमक है, नमकीन है, तो जिसका स्वाद नमकीन होगा उसका पता बीच वाले स्वाद कलिका से लगता है। तो आगे मीठा, पीछे कड़वा, आगे वाली स्वाद कलिका मीठे का, पीछे वाली कड़वे का, साइड वाली खट्टी का, और बीच वाली नमकीन का पता लगाती है। तो ये स्वाद कलिकाएं होती हैं जीभ में, जो स्वाद का पता लगाती है। लेकिन जब बुढ़ापा आता है तो बुढ़ापा आने पर ये स्वाद कलिकाएं धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है। फिर बूढ़े व्यक्ति को स्वाद का इतना पता नहीं चलता। बूढ़ों को चाहे खट्टा खिलाओ चाहे मीठा, इतना पता नहीं चलता, ठीक है ना। तो ये होगी स्वाद कलिकाएं, ये जीभ हो गई। जीभ आगे का भाग स्वतंत्र होता है, पीछे का भाग मुख गुहिका से जुड़ा रहता है, और स्वाद का पता लगाती हैं। भोजन को निगलने में, भोजन को अंदर लेने में ये जीभ सहायता करती हैं। और
लार को मिक्स करने में भी ये सहायता करती हैं। तो ये एक मांसपेशीय अंग है, मांस से बना पेशीय अंग है। ठीक है, जीभ के बारे में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, चित्र बनाना चाहें चित्र बना सकते हैं ऐसे। ठीक है, ठीक है बेटा, ऐसे चित्र बना लेना। ये पीछे वाला भाग हो गया और ये स्वाद गलिकाएं हो गई यहाँ पे। यहाँ पे ये हो गई स्वाद गलिकाएं, इस स्वाद का पता लगाती है। ठीक है, तो ये जीभ का चित्र बना लेना, जीभ, और जीभ पर स्वाद के विभिन्न क्षेत्र, स्वाद के विभिन्न क्षेत्र हैं ये पीछे वाला भाग कड़वे का। ठीक है, ये कड़वे का है, सॉरी। ठीक है बेटा, ये कड़वे का, ये मीठा, ये कड़वा, ये खट्टा और बीच वाला ये नमकीन। ओके, चलिए जीभ का चित्र बना लेना, ये चित्र बना लेना आप। और फिर जीभ के बारे में लिखते हैं, तो आप पीछे पीछे लिखना, मेरे पीछे पीछे जीभ के बारे में लिखना। जीभ ये टॉपिक लगा दिया, अब इसमें लिखना है जीभ के बारे में, देखना ध्यान से। जीभ के बारे में पहला लिखेंगे पॉइंट, पहला पॉइंट लिखना जीभ में। पहले ये देखो चित्र बना, जीभ लिखा नाम, जीभ नाम लिखा है, फिर ये चित्र बना लेना और फिर जीभ के बारे में लिखना, मांसल पेशीय अंग है जो पीछे की ओर बिंदु नहीं आएगा यहाँ पे, पीछे की ओर मुख गुहिका के अधर तल से जुड़ा होता है तथा आगे इसमें लिखना चाहो, इसका जीभ का अग्रभाग यानी आगे वाला भाग क्या होता है, स्वतंत्र, यानी इसको किसी भी दिशा में मोड़ सकते हैं। जीभ को आगे कैसे भी मोड़ सकते हैं ना, अग्रभाग स्वतंत्र होता है तथा किसी भी दिशा में मुड़ता है, किसी भी दिशा में मुड़ जाता है। ठीक है, जीभ के कार्य यहाँ लिखना चाहो तो अलग से लिख लेना। जीभ के कार्य क्या होते हैं, जीभ क्या करती है, पहला कार्य इसका ऐसे पॉइंट लगा के लिखना। पहला कार्य स्वाद का, भोजन का या भोजन के स्वाद का पता लगाने में, स्वाद का पता लगाने में। दूसरा लिख देना, भोजन में लार को मिलाने का कार्य करती हैं। तीसरा लिख दो इसमें, यह बोलने में भी सहायता करती हैं, और बोलने में भी सहायता करती। तो ये हो गई आपकी जीभ, क्या हो गई, जीभ। ओके, जीभ हो गई। चलिए आगे, जीभ के बाद बात करेंगे अपन कि भाई ये जीभ जो है, ये मुख और मुख गुहिका की बात कर लें। ये मुख और मुंह और मुख गुहिका में कौन कौन चीज़ें होती है, यवला, इसमें यवला का वर्णन दिया हुआ नहीं है। तो अब हम बात करते हैं मुख और मुख गुहिका हो गई। अब दूसरा आहार नाल जो होती है, उसमें दूसरा भाग होता है ग्रसिका या भोजन नली भी कहते हैं, भोजन नली या ग्रसिका दूसरा भाग है आहार नाल में, भोजन नली या ग्रसिका। ठीक है, ये भोजन नली और ग्रसिका क्या करती हैं, ये ग्रसिका या भोजन नली जो है वह भोजन को नीचे जाने में या भोजन को नीचे की ओर धकेलती हैं। भोजन हमने मुंह में ले लिया, थोड़ा चबाया, फिर इसमें लार मिक्स हो गई, अब उसको आगे धकेलने का कार्य कौन करती हैं,
यह ग्रसिका करती हैं। तो ये भोजन को आगे धकेलने का कार्य करती हैं। और इस ग्रसिका में क्या होता है, क्रमाकुंचन गति होती है, आगे पीछे ऐसे गति होती है, आगे पीछे ऐसे, आगे पीछे इस प्रकार ये आगे पीछे गति करती हुई ये जो भोजन नली है ये भोजन को आगे भेजने का कार्य करती है और आमाशय में धकेलती है। अब जब भोजन आमाशय में चला जाएगा तो आमाशय में इसका पाचन होता है। और ये भोजन नली जो ग्रसिका है इसमें कोई भी ग्रंथि नहीं पाई जाती क्योंकि इसमें भोजन का पाचन नहीं होता। यहाँ सिर्फ भोजन को आगे धकेलने का कार्य करती है। तो इसके बारे में लिखना कि यह भोजन को आगे धकेलने का कार्य करती है। ये कहाँ होती है, ग्रसिका गले और छाती के बीच में होती है। गले व वक्ष से होती, वक्ष यानी छाती होती ना, वक्ष, ये गले से होती हुई, अगर आपकी संरचना देखना चाहे ऐसे होती है इसकी संरचना, आप बना भी लेना साइड में। देखो ये मान लो, देखो मुंह हो गया, मुंह से ये भोजन यहाँ आगे जाएगा। ये अब ये भोजन देखो यहाँ से ऐसे थोड़ा सा ऐसे है, फिर ऐसे लंबी है ये पूरी, फिर ये ऐसे थोड़ी सी भोजन को ले जा रही है, फिर ये, और ये होता है आमाशय। ये क्या है, आमाशय। ठीक है बेटा, तो ये आमाशय हो गया। ये देखना अभी, ये देखो मान लो ये भोजन है, तो यहाँ से ग्रसिका शुरू हो रही है। अब भोजन को आगे धकेला, फिर वापस गति करेगी ये, और भोजन को आगे धकेलेगी, ऐसे भोजन आगे चलता जाएगा। तो ये होगी ग्रसिका, ये हो गया भोजन। तो ग्रसिका क्या करती है, भोजन को आगे धकेलने का कार्य करती है। फिर वापस ये भोजन यहाँ से होता हुआ फिर ये भोजन को कहाँ भेजती है, ये हो गया आमाशय। तो जो ग्रसिका होती है ये भोजन को आगे धकेलती है और आगे धकेल के फिर इसको आमाशय में भेजने का कार्य करती है। ये होगी ग्रसिका। ग्रसिका कहाँ पाई जाती है, तो ये गला हो गया, गले के नीचे यहाँ पर ये क्या होता है, वक्ष, क्या होता है, छाती होता है, सीना। तो जो ये ग्रसिका होती हैं यह मुख या मुख गुहिका के पीछे ग्रसिका, ये गला हो गया, मान लो गले से होती हुई वक्ष यानी छाती तक मुड़ी हुई होती हैं, ये छाती तक फैली रहती है। तो ग्रसिका गले व वक्ष से होती हुई जाती हैं, वक्ष से होती हुई जाती हैं। ठीक है, फिर आगे क्या करती है, ग्रसिका के अंदर क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, क्रमांकुंचन गति। ग्रसिका के अंदर क्रमांकुंचन गति होती है, ये ऐसे आगे पीछे, इसको बोलते हैं क्रमांकुंचन। एक बार सिकुड़ना, एक बार छोड़ना, एक बार सिकुड़ना, एक बार छोड़ना, इसको बोलते हैं क्रमांकुंचन। तो ग्रसिका में यहाँ पर क्रमांकुंचन गति होती है, ऐसे। तो ये इस प्रकार भोजन को ऐसे करके आगे भेजती है, ऐसे आगे चलती जाती है। तो ग्रसिका में क्रमांकुंचन गति होती है जिसके कारण भोजन आगे चलता है। ग्रसिका, अब लिखना, ग्रसिका की भित्ति में संकुचन का मतलब होता है, संकुचन यहाँ लिख लेते हैं, संकुचन का मतलब हो गया आगे पीछे होना, संकुचन, सिकुड़ना छोड़ना। संकुचन से भोजन जो होता है वो नीचे की ओर धकेला जाता है, भोजन नीचे की ओर सरकता जाता है। ठीक है, अब देखो अब क्या होगा, तो इस प्रकार आगे सरकता रहता है और आगे लिखना, और इस प्रकार भोजन जो है वो ग्रसिका के द्वारा यानी ग्रसिका इसको क्या करती है, आमाशय में धकेलती है, आमाशय में भेज देती हैं, आमाशय में धकेलती हैं। ठीक है, आमाशय में भेज दिया। और इस ग्रसिका में भोजन का पाचन नहीं होता, ग्रसिका में भोजन का पाचन नहीं होता,
ग्रसिका में भोजन का पाचन नहीं होता तथा इसमें कोई ग्रंथि भी नहीं पाचती। जब भोजन का पाचन नहीं होगा तो कोई ग्रंथि भी नहीं होगी और कोई रस भी स्रावित नहीं होगा, कोई एंजाइम भी स्रावित नहीं होगा। तो ग्रसिका में भोजन का पाचन नहीं होता तथा इसमें कोई ग्रंथि नहीं होती, कोई ग्रंथि नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर पाचन ही नहीं हो रहा तो ग्रंथि की जरूरत ही नहीं है, ग्रंथि नहीं होती। ओके, ये हो गया ग्रसिका के बारे में। अब हम बात करेंगे आमाशय की कि आमाशय क्या होता है। तो एक आमाशय की बात करने से पहले एक छोटी सी बात और कर लेते हैं। कभी कभी जब हम भोजन करते हैं तो वापस खाना बाहर आ जाता है, मतलब हमें उल्टी होती है, इसको नोट कर लें। तो उल्टी का कारण क्या है? कभी कभी जो हम भोजन करते हैं तो ये आमाशय में जाता है, तो आमाशय उस भोजन को स्वीकार नहीं करता, आमाशय उस भोजन को वापस भेज देता है और वो भोजन हमारे उल्टी के रूप में बाहर आ जाता है। तो वमन या उल्टी कब होती है? जब हमारे द्वारा खाया गया भोजन जो आमाशय में जाता है और आमाशय उसे स्वीकार ना करे, आमाशय उसको कहे कि तू अंदर नहीं आ सकता, तो आमाशय जब उसको स्वीकार नहीं करता तो वह भोजन वापस उल्टी के रूप में मुंह से वापस बाहर आ जाता है, इसे उल्टी कहते हैं। तो ये आमाशय के कारण होता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं आमाशय की बात कर लें। आमाशय, यहाँ पर आमाशय बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। तो आमाशय की बात करें तो तीसरा अंग है आमाशय। आमाशय क्या करता है? आमाशय एक मोटी भित्ति वाली थैलीनुमा संरचना है। देखो ऐसे था नहीं, है ऐसा था नहीं था, ऐसे ही है। तो यह मोटी थैलीनुमा संरचना होता है। देखो मोटी भित्ति वाला, इसकी जो ये भित्ति होती है साइड की, ये दीवार है, ये बहुत ही मोटी होती है। तो मोटी भित्ति वाला ये थैला होता है, थैलीनुमा संरचना होती है जिसमें भोजन आता है और भोजन का पाचन होता है। तो आप इसको बनाना चाहो बना सकते हैं, ये आमाशय है। ठीक है, तो इसमें आमाशय के बारे में आपको लिखते हैं कि आमाशय जो है वह मोटी भित्ति वाला, इसकी जो आमाशय की जो साइड की दीवारें हैं ना वो बहुत ही मोटी होती है। तो मोटी भित्ति यानी मोटी इसकी दीवारें होती हैं, मोटी भित्ति वाली एक थैलीनुमा संरचना है। देखो थैली जैसा है कि नहीं, इसको यहाँ से पकड़ सकते हैं। तो एक थैलीनुमा संरचना होती है, ये होता है अपना आमाशय। यहाँ पर भोजन का पाचन होता है। तो थैलीनुमा संरचना है, यह चपटा होता है, चपटा, यह चपटा व जे आकृति का होता है। कैसे? देखो ये जे है ना, ऐसे जे होता है ना, ऐसे ये देखो, ये यहाँ से उसको ऐसे करके देखो तो जे जैसे ही तो है। ये देखो जे है ना, ये देखो जे ऐसे है ना, है कि नहीं? ये जे छोटी ABCD का जे आकृति का है, उल्टा जे। तो यह आमाशय मोटी भित्ति वाली एक थैलीनुमा संरचना है जो चपटा व जे आकृति का होता है या जे आकार का होता है। तो आगे इसके बारे में लिखना, ये आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग है, जे आकृति का होता है। ये आहार नाल, जो हमारी आहार नाल होती है ना, मुख गुहा से लेकर गुदा तक, पूरी मुख गुहा से लेकर गुदा तक जो फैली रहती है आहार नाल, वो उसमें सबसे चौड़ा भाग क्या है? आमाशय। तो जे आकृति का होता है और आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग है। आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग है। तो चौड़ा नहीं है, हमें चौड़ाई में बहुत ज़्यादा है ये। तो ये आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग है। और ये क्या होता है? देखो यहाँ से तो ये ग्रसिका से भोजन आएगा आमाशय में, फिर आमाशय इस भोजन को पचाने के बाद कहाँ भेजेगा? ये छोटी आंत में इसको भेजता है। तो इसका मुंह जो है ना, इसका आमाशय का मुंह ये छोटी आंत में खुलता है। तो ये देखना, यह ग्रसिका से भोजन प्राप्त करता है, ग्रसिका से भोजन प्राप्त करता है तथा इसका मुंह जो है था ये दूसरी ओर शुद्रांत्र यानी छोटी आंत में खुलता है। तो इसका एक मुंह तो ग्रसिका में होता है
ये मुंह तो ग्रसिका की तरफ होता है, यहाँ से भोजन प्राप्त करता है, फिर भोजन को पचाता है, फिर यहाँ से वापस इसका मुंह जो है ना ये छोटी आंत में खुल जाता है, यानी भोजन को छोटी आंत में भेजता है। तो इसका एक मुंह तो होता है ग्रसिका की ओर, एक होता है छोटी आंत की ओर। आमाशय में क्या होता है, आमाशय में पाचन कहाँ होता है, आमाशय जो होता है उसकी आमाशय की आंतरिक सतह, आमाशय के अंदर, आमाशय की आंतरिक सतह में क्या पाए जाते हैं, श्लेष्मल पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा पाचक रस होते हैं। तो श्लेष्मल आमाशय के आंतरिक स्तर को सुरक्षा प्रदान करता है और अम्ल अनेक ऐसे जीवाणुओं को नष्ट करते हैं जो भोजन के साथ वहाँ पहुँच जाते हैं। साथ ही ये माध्यम को अम्लीय बनाता है, इससे पाचक रसों को क्रिया करने में सहायता मिलती है। और जो पाचक रस होता है वह प्रोटीन को सरल पदार्थों में विघटित करता है। तो आमाशय के अंदर भोजन का पाचन किस प्रकार होता है, तो आमाशय की आंतरिक भित्ति, इस आंतरिक भित्ति में एक तो पाया जाता है श्लेष्मल, क्या पाया जाता है, श्लेष्मल, क्या पाया जाता है, श्लेष्मल, और एक होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। दो चीज़ें होती हैं, चलो यहाँ ही लिख देते हैं। तो आमाशय की आंतरिक भित्ति में एक तो पाया जाता है श्लेष्मल, एक पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये दो चीज़ें इसमें पाई जाती है। और एक पाचक रस भी होता है, तथा पाचक रस, तो आमाशय का आंतरिक स्तर जो है वो श्लेष्मल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पाचक रस स्रावित करता है। आंतरिक भाग जो है, आमाशय का जो आंतरिक भाग है ना, ये आंतरिक भाग अंदर वाला, ये श्लेष्मल छोड़ता है, पाचक रस छोड़ता है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल छोड़ता है। अब ये तीनों का श्लेष्मल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पाचक रस कौन स्रावित करता है, ये आमाशय का अंदर वाला जो आंतरिक भित्ति है ना, ये श्लेष्मा, पाचक रस और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तीनों आमाशय में छोड़ता है। तो आमाशय की आंतरिक भित्ति जो आंतरिक भाग है वो श्लेष्मल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और पाचक रस स्रावित करता है। जो क्या करते हैं, श्लेष्मल क्या करता है, इसमें देना श्लेष्मल आंतरिक स्तर, यानी जो आंतरिक भाग है ना, अंदर वाला भाग, आमाशय का आंतरिक भाग है, इसकी सुरक्षा कौन करता है, श्लेष्मल। गीला गीला होता है तो श्लेष्मल आंतरिक भाग या आंतरिक स्तर लिख दो, स्तर की सुरक्षा करता है, आंतरिक स्तर की सुरक्षा करता है। तो अब दूसरा कौन है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या छोड़ता है, अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, अम्ल कैसे होते हैं, खट्टे। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या छोड़ता है, अम्ल छोड़ता है जो जीवाणुओं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अनेक ऐसे जीवाणुओं को नष्ट करता है, ऐसे जीवाणुओं को नष्ट करता है जो भोजन के साथ आमाशय में पहुंच जाते हैं। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है, अनेक ऐसे जीवाणुओं को नष्ट करता है जो जब हम भोजन करते हैं तो कुछ जीवाणु होते हैं वो भोजन के साथ साथ हमारे पेट में चले जाते हैं। तो आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, वह अम्ल जो होता है वह अनेक ऐसे छोटे छोटे जीवाणुओं को नष्ट कर देता है जो भोजन के साथ कहाँ चले जाते हैं, जो भोजन के साथ पेट में पहुंच जाते हैं, यानी आमाशय में वहाँ पहुंच जाते हैं। ठीक है, ओके, लास्ट है। और ये जो अम्ल है ना, ये माध्यम को अम्लीय बना देता है। ठीक है, मतलब आमाशय के अंदर का जो माध्यम है ना वो कैसा होता है, अम्लीय, माध्यम को अम्लीय बना देता है, अम्लीय बना देता है। ठीक है, लास्ट है पाचक रस। पाचक रस यानी जठर रस होता है, प्रोटीन को सरल पदार्थों में तोड़ता है। उस प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है, सरल पदार्थों में विघटित करता है। देखो वापस समझाओ थोड़ा सा। आमाशय की बात करें, जीभ आपने समझ ली है, ग्रसिका समझ लिया, ग्रसिका में इतना कुछ था ही नहीं। अब आमाशय के अंदर वाला जो भाग है इसमें श्लेष्मल पाया जाता है, क्योंकि आमाशय की आंतरिक भित्ति है ना, ये श्लेष्मा छोड़ती है, पाचक रस छोड़ती है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल छोड़ती है।
और ये कैसा है, जेड आकृति का है, थैलीनुमा संरचना है, आमाशय, और ये ग्रसिका से भोजन प्राप्त करता है और दूसरी ओर शुद्रांत्र में छोटी आंत में खुलता है। तो मैंने आपको वापस बताया कि आमाशय के आंतरिक भित्ति जो है ना ये श्लेष्मा छोड़ती है, पाचक रस छोड़ती है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल छोड़ती है। अब श्लेष्मा क्या करता है, ये तो इसके श्लेष्मल क्या करता है, ये आमाशय के आंतरिक भाग को, ये आंतरिक वाले भाग को सुरक्षित रखता है, ये इसका कार्य है। फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मान लो इसमें, ये क्या करता है, जब हम भोजन करते हैं ना तो भोजन के साथ साथ कुछ ऐसे जीवाणु जो हमारे पेट में चले जाते हैं जो हमारे लिए नुकसानदायक होते हैं, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन के साथ जो जीवाणु पहुंच के उनको नष्ट करता है और माध्यम को अम्लीय बनाता है ताकि पाचक रस आराम से क्रिया कर सके और भोजन का पाचन हो पाए। और जो पाचक रस होता है ये क्या करता है, पाचक रस या जठर रस जो होता है वो प्रोटीन जो होती है उसको तोड़ने का कार्य करता है, उसको सरल पदार्थों में तोड़ता है, विघटित करता है। ठीक है, ये हो गया आमाशय, बाकी पढ़ेंगे कल। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। ठीक है बेटा।